तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोगों ने किए थे पिछली बार ग्राफिकल मेथड से। तो अभी हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन मेथड से। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं बेसिक मैथमेटिकल टूल्स वाले लेक्चर में, और एक इंटीग्रेशन का और एक वीडियो बनाया जाएगा फिर से, उसको भी एक दो दिन में बना देंगे, उसको देख लेना। तो अभी इंटीग्रेशन मेथड से हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। तो व्हाट आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, एक बार यहाँ पर एक साथ लिख देते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशंस हैं। इनमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सभी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जब किया जाता है तो उसमें इस बात का इंपॉर्टेंस होता है कि कौन से टर्म कांस्टेंट हैं और कौन से वेरिएबल हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक इंटीग्रेशन का जो बेसिक फार्मूला है वो यहाँ बता देते हैं, उसको अभी यूज करना होगा। तो इंटीग्रेशन का जो सबसे बेसिक फार्मूला है उसी से हमारा काम चल जाएगा। मान लो ऐसे लिखा है x टू द पावर n dx। तो इसका मतलब है x एक क्वांटिटी है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ऐसा बोलेंगे। जब यहाँ पे लिखा हुआ है dx, इसका मतलब है x इज वेरिएबल, ठीक है, x वेरिएबल है। और यहाँ पर ये जो पार्ट लिखा हुआ है dx के अलावा ये ब्रैकेट में जो लिखा है दैट इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। fx का मतलब है यहाँ पर x का कोई भी फंक्शन हो सकता है, एनी फंक्शन ऑफ x। तो इंटीग्रेशन करते समय इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि अगर यहाँ पर x का फंक्शन है तो इस जगह पर x के रेस्पेक्ट में ही हमें इंटीग्रेट करना है। यानी कि यहाँ पर अगर मान लो लिखा होता है ऐसे कुछ, मान लो p का कोई फंक्शन होता है, मान लो p टू द पावर 2 था, तो यहाँ इंटीग्रेशन भी p के रेस्पेक्ट में ही हो सकता है। या ऐसा बोल सकते हो कि जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यहाँ जो फंक्शन है वो उसी क्वांटिटी का होना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं इसी टाइप का हो, कोई भी फंक्शन हो सकता है। मान लो कि कोई ऐसा फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर dx अगर होगा तभी इंटीग्रेट हो पाएगा। यानी यहाँ जो फंक्शन है दैट हैज टू बी ए फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू विच इंटीग्रेशन इज टू बी डन। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है y का कोई फंक्शन लिखा है, मान लो y माइनस 1, और यहाँ लिखा है dx, तो ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। एक तो बात ये है। तो इंटीग्रेशन का जो बेसिक फार्मूला यहाँ बताया है वो क्या है वो देख लेते हैं। बाकी और भी बहुत से फार्मूला हैं, वो उसकी चर्चा अभी करने की जरूरत नहीं है। तो x टू द पावर n dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है। ये इंटीग्रेशन होता है, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर लिमिट्स दिए हों, मान लो लिमिट है a से लेकर b तक, ठीक है, तो उस केस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c नहीं होता है, और जो इंटीग्रेट होकर के आया है उसमें ये लिमिट अप्लाई किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं यहाँ पर बता देते हैं, ध्यान से समझना क्योंकि अभी काम आने वाला है। मान लो कि हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, और लिमिट मान लो था हमारा 3 से लेकर के, मान लो 3 से लेकर के इंटीग्रेशन लिमिट था हमारा, मान लो कि 4 या कुछ भी हो सकता है। चलो 3 से लेकर 4 मान लेते हैं, ये हमारा इंटीग्रेशन का लिमिट था। तो इंटीग्रेशन कैसे होता है, देखो यहाँ पर क्या था x टू द पावर n, तो इंटीग्रेट होने से क्या होता है, पावर में 1 इंक्रीज हो जाता है और डिनोमिनेटर में फिर उस पावर को लिख देते हैं। यानी कि इंटीग्रेट होकर क्या आएगा हमारा x क्यूब बाय 3। देखो x की पावर 2 थी, यहाँ पर 2, तो इसमें एक बढ़ गया 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3। और लिमिट क्या थी, लिमिट कैसे अप्लाई की जाती है वो समझ लो। ये लिमिट ऐसे लिख दिया। तो लिमिट कैसे अप्लाई किया जाता है,
पहले इसको बोलते हैं अपर लिमिट और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे यहाँ अप्लाई करना है? तो पहला काम तो ये करो, यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे 1/3 है तो उसको पहले ही बाहर निकाल लो। अंदर में सिर्फ वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल था हमारा x, लिमिट थी इसकी 3 से लेकर 4। तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट तो जैसे था वैसे ही लिख दो। अब x क्यूब था यहाँ, तो x की जगह में पहले अपर लिमिट लिखी जाएगी, तो हो जाएगा 4 क्यूब, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 3 थी तो x की जगह में 3 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से लिमिट अप्लाई किया जाता है। अब इसको आगे सॉल्व कर लिया जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब करके जो भी आएगा वो यहाँ लिख देंगे, वो हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से इंटीग्रेशन किया जाता है। तो इंटीग्रेशन के और भी फार्मूला होते हैं, बट अभी हमें जो चाहिए अभी इस लेक्चर के लिए वो इतना ही सफिशिएंट है। और एक बात है कि अगर एक कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई किया जाए, मान लो कि यहाँ पर एक फंक्शन था x का fx, और इसे हमें dx हमने लिखा, यानी कि x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना था। तो अगर यहाँ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता, fx के साथ कोई कांस्टेंट होता, ये एग्जांपल नहीं, यहाँ पर हम लेते एक x का फंक्शन है और साथ में यहाँ एक कांस्टेंट है k। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करते टाइम k कॉमन आ जाता है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, और सिर्फ fx का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, fx का जो भी इंटीग्रेशन होकर के आएगा उसमें k मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बस इतना जानना जरूरी है इस लेक्चर के लिए। तो अब इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको इंटीग्रेशन मेथड से कैसे डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये प्लस है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन हमें डिराइव करनी है इंटीग्रेशन मेथड से। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं कहाँ से? एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऐसा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब रेट ऑफ चेंज निकालना होता है तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ए का मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये बात ऐसे तो रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, चलो फिर भी बता देते हैं कि अगर ऐसे लिखा हो डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, तो इसका मतलब होता है, ये पहले डिस्कस हो गया है, फिर से बता देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये इसका मतलब होता है इसका। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा डी ओवर डी टी ऑफ वी। तो यही हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू dv ओवर dt, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? dv इक्वल टू a dt। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा देखने में लगता है कि dv इक्वल टू a dt का मतलब है कि हमने dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं है। जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तुम मैथमेटिक्स में पढ़ोगे फर्दर डिटेल्स में, तो तुम्हें समझ में आएगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ dt ऐसा दिखाई दे रहा है, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये जो इक्वेशन 1 लिखा है इसका मतलब ये है कि जब वेलोसिटी में चेंज dv होगा तो कितने टाइम में होगा? dt टाइम में होगा। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो ये जो हमारी इक्वेशन 1 आई है, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। डिजायर्ड रिजल्ट मतलब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमें मिल जाएगी। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें लिमिट देखना होता है कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहे हैं। तो ये इक्वेशन 1 है, इसमें एक वेरिएबल ये है, ये क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स जो चेंज हो रहा है, और एक वेरिएबल ये है टाइम, ये भी वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल क्वांटिटीज होते हैं उन्हीं के हमें लिमिट्स देखने होते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है। और ये है एक्सेलरेशन। तो जैसा हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही ये इक्वेशंस वैलिड हैं और वही हमें प्रूव करना है। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और यू कैन से ये कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट।
तो इस इक्वेशन 1 को हमें इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, जो लिमिट्स हैं। लिमिट्स क्या है, इक्वेशन 1 को देखने से पता चल जा रहा है कि लिमिट्स क्या है। तो लिमिट्स देख लो, इक्वेशन 1 में क्या लिमिट्स हैं, देखो। तो हम अब इधर लिख लेते हैं इसको। वेरिएबल्स हैं वेलोसिटी और टाइम। तो मान लो कि एट बिगिनिंग में टाइम था 0 और उस समय जो वेलोसिटी थी उसकी वैल्यू थी u, ठीक है। और अब t टाइम पार हो चुका है, यानी कि अब टाइम हो गया t, तो वेलोसिटी की जगह अब हम ले लेंगे v। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम 0 से t चेंज हो रहा है, वेलोसिटी u से लेकर v हो रहा है, ठीक है। u को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, ठीक है। तो इन दोनों इंटीग्रेशन लिमिट्स के बीच में हमें इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करना है। तो कैसे किया जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेट इक्वेशन 1 फॉर दीज लिमिट्स, ठीक है, फॉर दीज लिमिट्स। इन लिमिट्स के लिए इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करो। तो कैसे करोगे, ये इंटीग्रेशन साइन लगाया, इधर है dv और इधर a तो कांस्टेंट था तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इधर हो जाएगा dt। और लिमिट क्या थी, लिमिट थी u से लेकर v तक, और टाइम की लिमिट क्या थी, 0 से लेकर t तक, ठीक है। तो अब इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब इंटीग्रेशन का फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा था वही वाला यूज हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन फार्मूला हमारा क्या था, x टू द पावर n dx हो जाता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो लेकिन यहाँ पर हमें dx की जगह dv तो दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब होगा कि वहां पर x की पावर 0 है, ठीक है। x की पावर 0 dx अगर होता तो क्या आता, x टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि x हो जाता। तो उसी तरह से अगर dv है तो इंटीग्रेट होकर के क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। और अगर dt है तो इंटीग्रेट होकर के क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। तो इसको इंटीग्रेट करने से क्या आ जाएगा, dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा v, और लिमिट क्या हो जाएगी, u से लेकर v तक। और इधर ये तो हमारा कांस्टेंट था, जैसे इधर dv का इंटीग्रेशन v हुआ उसी तरह dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई कैसे होता है, अभी बताया गया था। जो v लिखा है वहां पर अपर लिमिट, माइनस जहां v लिखा है वहां लोअर लिमिट, तो v माइनस u हो गया। और इस तरफ a, और t जहां लिखा है वहां पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो फिर हमें क्या मिल गया, v माइनस u, और v माइनस u इक्वल टू 80। और अब इसको इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया, therefore what do we get, v equal to u plus 80। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इंटीग्रेशन मेथड से डिराइव हो गया, ठीक है। तो अब इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन को भी डिराइव कर सकते हैं। हमें ये पहचानना पड़ेगा कि बिगिनिंग कहाँ से करनी है। जैसे इसमें हमने बिगिनिंग की थी एक्सेलरेशन से, क्योंकि रिलेशन किसका निकालना था, v u a और t, ये क्वांटिटीज थी, ठीक है। इसी तरह हमें सेकंड इक्वेशन जो है उसमें पहचानना पड़ेगा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, पहले उसको एनालाइज करो, समझ में आ जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ से हमें पहचानना पड़ेगा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसको डिराइव करने के लिए कहाँ से स्टार्ट किया जाए, देख लो, एस यू ए टी ये सब आ रहा है। तो इसको भी स्टार्ट करेंगे यहाँ से वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी जब हम लेंगे तभी उसमें डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। v इक्वल टू डी एस बाई डी टी का मतलब क्या है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है। और पोजीशन में जो चेंज होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अगर कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखता है तो वो भी सही ही होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इसी बात को मैथमेटिकली लिखा। ये जो हमने सेंटेंस लिखा है इसी का मैथमेटिकल वर्जन ये है, ठीक है।
तो इस इक्वेशन को भी हम ऐसे लिख सकते हैं ds इक्वल टू वी डी टी। ये हमारी इक्वेशन आ गई जिसे इंटीग्रेट करना है। इस इक्वेशन में देख लो ये एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, और टाइम ये भी वेरिएबल है, और वेलोसिटी इसके बारे में क्या बोलोगे? इसके बारे में हम बिना इसकी वैल्यू के सब्स्टिट्यूट के नहीं पता कर सकते कि क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है। और दूसरी बात कि अगर टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, जहाँ dt लिखा है ना, इससे पता चलता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, बट यहाँ तो लिखा है v। तो ये जो v है, v हैज टू बी ए फंक्शन ऑफ टाइम। जब v टाइम का फंक्शन होगा तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इक्वेशन 1 से हमें ऑलरेडी पता है कि v जो है वो टाइम का फंक्शन है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, नॉट इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 तो ये हो गया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम जानते हैं कि v टाइम का फंक्शन है, और कैसे है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये v की वैल्यू है जो कि टाइम का फंक्शन है, ठीक है। तो इस v की वैल्यू को, इक्वेशन 3 वाली वैल्यू को इक्वेशन 2 में हमें लिखना पड़ेगा, तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे, अदरवाइज इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3। 2 और 3 से हमें क्या पता चलता है कि ds इक्वल टू है u प्लस ए टी, और यहाँ पर dt। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर dt लिखा हुआ है, उससे पता चलता है कि हमें टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। और यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टाइम का एक फंक्शन आ गया u प्लस ए टी। इसमें u इनिशियल वेलोसिटी है जो कि कांस्टेंट है, a वो भी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बस t यहाँ पर हमें मिल गया, इसी को हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखो इंटीग्रेट कैसे होगा, लिमिट्स पहले पहचान लेंगे कि लिमिट्स क्या क्या है, ठीक है। तो टाइम तो शुरू से ले लेंगे 0, 0 से फिर चेंज होगा टाइम, 0 से लेकर उसकी वैल्यू चेंज होगी, कहाँ से कहाँ तक। तो टाइम का लिमिट स्टार्ट हुआ 0 से, बिगिनिंग में टाइम था 0, ठीक है। और वेरिएबल हमारा क्या था, इधर t था और इधर था s। तो जो वेरिएबल हैं उन्हीं की लिमिट्स हमें लिखनी होती है। एट टाइम 0 डिस्प्लेसमेंट वाज 0, एट टाइम t डिस्प्लेसमेंट वाज s, ठीक है, बाकी और सब कांस्टेंट है। तो इन्हीं लिमिट्स में हमें इंटीग्रेट करना है, देयरफॉर इंटीग्रेट इक्वेशन 4 within these limits, ठीक है, within these limits। तो इक्वेशन 4 को इंटीग्रेट करना है। लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड में है ds, और s की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होती है, 0 से लेकर s तक। और राइट साइड में है इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी और dt, लिमिट है 0 से लेकर t तक, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी कैसे किया जाए, तो इंटीग्रेशन भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ u प्लस ए टी दो टर्म है, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, u dt 0 से लेकर t तक, और इधर ए टी dt 0 से लेकर t तक। देखो यहाँ ध्यान देना है, ये dt से क्या पता चलता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो जो दो इंटीग्रेशन में पार्ट्स हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ भी dt लिखना है, यहाँ भी dt लिखना है, ठीक है, उसको मिस नहीं करना है। फिर अब u तो इनिशियल वेलोसिटी थी, तो वो तो कांस्टेंट है, तो u तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, 0 से t dt, ठीक है। देखो यहाँ t नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ t इनविजिबल है, t की पावर 0 है, वो दिखाई नहीं दे रही, बट वो है, ठीक है। तो ऐसे चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन नया नया सीख रहा। अदरवाइज ये अंडरस्टूड है कि अगर dt लिखा हुआ है सिर्फ, तो वहां पर क्या होगा, t टू द पावर 0 होगा। अच्छा, इधर इधर a कांस्टेंट है, तो a कॉमन आ गया, 0 से t लिमिट थी, और अंदर क्या हुआ, t dt, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन आ गई, और इधर ds था 0 से s। अब इंटीग्रेशन फार्मूला यूज कर लेंगे, वही x टू द पावर n वाला। तो फार्मूला क्या था, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या आएगा, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो यहाँ पर ds है, तो इंटीग्रेशन होकर के क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा s, ठीक है। यहाँ भी s की पावर 0 है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो इंटीग्रेशन होने से क्या होगा, s टू द पावर 0 प्लस 1, यानी कि s डिवाइडेड बाय 1, ठीक है।
और लिमिट क्या थी 0 से लेकर s तक। इधर u t की पावर 0 थी तो इंटीग्रेट होकर के पावर 1 हो गई, ठीक है, एक पावर बढ़ जाती है। याद रखो बहुत इजी है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में पावर घटती है और इंटीग्रेशन में पावर बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट 0 से t, इधर a कॉमन था हमारा और यहाँ पर t था, t की पावर 1 थी, t था मतलब t की पावर 1 थी, तो इंटीग्रेशन होने से एक पावर बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये इंटीग्रेशन फार्मूला बहुत इजी है, जो सबसे बेसिक वाला वही यहाँ पर यूज हो रहा है बार बार, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेट होकर के इतना आ गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना है। तो यहाँ लिमिट अप्लाई कर दिया तो इधर क्या आया s माइनस 0, इधर u, इधर लिमिट अप्लाई किया t माइनस 0, इधर a, और पहले 1/2 को कॉमन निकाल लिया। फिर अंदर क्या बचा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की जगह पहले अपर लिमिट, फिर टी स्क्वायर की जगह लोअर लिमिट, ठीक है, ये आ गया। इधर मिल गया s माइनस 0 था तो s हो गया, इधर हो गया u t और इधर हो गया a/2 और यहाँ पर हो गया टी स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको हम अपने जाने पहचाने तरीके में लिख लेते हैं, u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ठीक है। अब रह गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इंटीग्रेशन मेथड से डिराइव कर लिया जाए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन को हमें डिराइव करना है। तो एक तो वही पुराना तरीका है कि कैसे थर्ड इक्वेशन निकालें, तो फर्स्ट और सेकंड से अगर t को एलिमिनेट कर दो तो ये इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन मेथड से ही करना चाहते हैं हम, बिगिनिंग से ही हमें इंटीग्रेशन इसमें यूज करने की इच्छा है, तो हम कैसे करेंगे। तो ये काम ऐसे होगा, इसमें भी हमें पहचानना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू करें। तो ये चीज याद रखनी पड़ती है तीनों इक्वेशंस में कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो इस इक्वेशन को भी हम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन से, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन ये जो हमने एक्सेलरेशन लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसमें तो वेलोसिटी और टाइम आ रहा है, जबकि हमारी जो इक्वेशन है उसमें क्या क्या चीजें थी, वेलोसिटी तो थी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी था और ये था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बट इसमें टाइम नहीं था, तो हमें टाइम नहीं चाहिए इस इक्वेशन में, तो हमें चेंज ऑफ वेरिएबल यहाँ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे चेंज ऑफ वेरिएबल ये सब क्या होता है, ये डिटेल्स में मैथ से पढ़ने को मिलेगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में। फिलहाल इसको चेंज ऑफ वेरिएबल बोलते हैं। और चेंज ऑफ वेरिएबल कैसे किया जाता है, तो एक तो सिंपल तरीका है, सिंपल है लेकिन वो गलत है। कैसे गलत है कि कोई ऐसा बोल दे कि चलो यहाँ पे dv बाई ds कर दो, ds से डिवाइड कर दो और ds से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ये दिखने में तो सेम होगा, बट जो हमने अभी बोला है, जो हमने इसको इंटरप्रेट किया है, वो गलत है। वो गलत क्यों है कि ds मल्टीप्लाई और ds डिवाइड करना जो हमने कहा है वो थ्योरेटिकली रॉन्ग है, ठीक है, वैसा नहीं बोलते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि अगर हमने लिखा था dv बाई dt, तो इसके अंदर हमें देखना पड़ता है कि क्या v और s का कोई रिलेशन है, क्या t का s के साथ कोई रिलेशन है। तो अगर इनका रिलेशन आपस में है तभी ये पॉसिबल है कि हम इस तरह से लिख सकें, अदरवाइज हम ऐसे डिवाइड करके कहीं पर भी चेंज ऑफ वेरिएबल कर दें, ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो v जो है that has to be a function of s, then only you can do that। और जो यहाँ पे dt है इसमें भी s और t का कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, तभी हम ये काम कर सकते हैं। तो हमें इक्वेशन नंबर 2 से पता है कि s और t आपस में रिलेटेड है, ये इक्वेशन था हमारा s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हमें पता चल रहा है कि s जो है वो t का फंक्शन है, यानी ये वाली बात सही है। क्या v और s का कोई रिलेशन है, तो v और s का कोई रिलेशन है ये तो हमें निकालना ही है। इक्वेशन 3 में हमसे कहा गया है, ये देखो ये v और s का रिलेशन है ये वाला, तो ये तो हमसे कहा ही गया है कि v और s का रिलेशन निकालो, इट मींस उनका रिलेशन आपस में है। वो क्या है हमें ये नहीं पता, तो इट मींस कि यहाँ पर dv बाई dt को चेंज ऑफ वेरिएबल करके इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख लिया, चेंज ऑफ वेरिएबल कर दिया।
अब इसमें आगे क्या करना होगा, अब हम यहाँ पर देखो dv बाई dt को हमने लिखा dv बाई ds और ds बाई dt, ठीक है। तो dv बाई ds, v और s का क्या रिलेशन है ये तो हमें पता ही करना है, बट ये वाली चीज हमें पता है, ds बाई dt है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसकी जगह हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा v dv ओवर ds, ठीक है, ये मिल गया। अब इसी इक्वेशन को हम थोड़ा और रीअरेंज करेंगे तो देखो क्या मिल जाएगा, तो हम इसको फाइनली यहाँ पर लिख लेते हैं आगे बढ़ाने के लिए अपनी बात को। तो a इक्वल टू मिल गया v dv y बाई ds, सॉरी dt नहीं, यहाँ पर होगा ds, ठीक है। तो इसको भी रीअरेंज किया हमने, तो आ गया क्या, a ds इक्वल टू v dv, ये इक्वेशन आ गई जिसे हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। दिस इक्वेशन इज टू बी इंटीग्रेटेड। अब इसमें देख लो वेरिएबल क्वांटिटीज कौन कौन से हैं और किन के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ds, इसका मतलब s इज वेरिएबल, ठीक है, s इज वेरिएबल, और a तो हमारा कांस्टेंट है, a इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम सारा काम कर रहे हैं। और यहाँ पर v इज वेरिएबल, ठीक है, v वेरिएबल है, और इसके साथ में क्या चीज लिखा हुआ है वो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो इसी क्वांटिटी का फंक्शन होना चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर v लिखा हुआ है, तो v मतलब वो v का फंक्शन ही है, इट मींस ये इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। अब हमें पहचाननी है लिमिट्स। तो लिमिट्स क्या है, देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारे पास पहले वाले जो दोनों इक्वेशन थे उनमें वेरिएबल टाइम था, टाइम के रेस्पेक्ट में हमने वेलोसिटी निकाला था फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड में टाइम के रेस्पेक्ट में हमने निकाला था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, s और t का रिलेशन था। यहाँ पर s और v का रिलेशन है, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होगी, इस बात का हमें रिलेशन बताना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी स्लोप से रोल होने के लिए छोड़ दिया जाए, मान लो ऐसे कोई पहाड़ था, पहाड़ से एक पत्थर को हमने ऐसे लुढ़का दिया, ठीक है, तो पत्थर ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हमें पता है कि जैसे जैसे ये नीचे आएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी थी मान लो u, यहाँ पर हो गई v, और ये इसका पोजीशन है, यहाँ पर मान लो था इस जगह पे था s इक्वल टू 0 और यहाँ पर है s इक्वल टू s। तो ये एक एग्जांपल है कि डिस्टेंस के साथ साथ भी वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है। टाइम तो ऑब्वियसली घड़ी में अगर टाइम देखोगे तो टाइम की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मान लो t 0 होगा और यहाँ पर t इक्वल टू t होगा, टाइम तो चेंज होगा ही। टाइम के साथ हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन ऑलरेडी देख चुके हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में। यहाँ हम क्या देखना चाहते हैं कि हाउ s इज रिलेटेड टू v, how s is related to v, और you can say how v is related to s, हमें इनका रिलेशन बताना है, s और v आपस में कैसे रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें यही बताता है, क्या बताता है कि ये इक्वेशन हमारा आया a ds, फिर से लिखा है बार बार, दूसरी चीज नहीं है, सेम चीज है। तो ये इक्वेशन हमें क्या बताता है, ये इक्वेशन बताता है कि जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा ds तो वेलोसिटी में चेंज होगा dv, ठीक है, ये इक्वेशन हमें बता रहा है। तो वेरिएबल हैं हमारे v और s, तो इनमें चेंजेस क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट शुरू में था 0, अब हो गया कितना, अब हो गया s, ठीक है। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तो वेलोसिटी थी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और जब डिस्प्लेसमेंट s हो गया तो वेलोसिटी हो गई फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, दोनों में ये चेंजेस हो रहे हैं। तो इन लिमिट्स के लिए हमें इस इक्वेशन को डिराइव करना है। तो देयरफॉर इंटीग्रेट इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मतलब ये वाली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद नहीं हो रही, इस डेरिवेशन में जो इक्वेशन 1 है, यानी ये इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विद इन दीज लिमिट्स, इन लिमिट्स में इक्वेशन 1 को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन कैसे लिखा जाता है, ये इक्वेशन थी ये वाली, तो इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, a ds, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv। अब लिमिट्स लिखो, यहाँ पर s है, ds लिखा है मतलब s की लिमिट यहाँ लिखी है, s कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0 से s,
यहाँ पर v लिखा हुआ है, तो v कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, u से लेकर v तक, ये हमने लिमिट्स लिख दी है। अब इधर देखो, इधर है a तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, इधर हमें मिला ds, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, 0 से s। और इस तरफ v, क्या v को कॉमन लेना है, क्या v को कॉमन लिया जाएगा, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ dv लिखा हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि v इज वेरिएबल, तो जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट नहीं, उसको कॉमन नहीं लेना है, तो v को ही तो हमें इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इंटीग्रेट होगा, ये तो हो गया लिमिट्स u से v dv, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। v dv की जगह अगर हमारे पास होता है x dx, x लिखा है मतलब x की पावर 1 है, तो इंटीग्रेट होकर के क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2, तो वही यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, इधर तो आ जाएगा a और इधर लिखा हुआ है ds, तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s, लिमिट 0 से लेकर s तक, और इधर v स्क्वायर बाई 2, लिमिट u से लेकर v तक। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेट होकर के आ गया। अब हमें क्या करना है, बस लिमिट अप्लाई करना है। तो लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं, a पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, 1/2 पहले ही कॉमन ले लो, फिर v स्क्वायर जहाँ लिखा है वहां पर लिमिट, फिर माइनस b स्क्वायर जहाँ लिखा है वहां लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये हमारा आ गया a इंटू एस, और इधर आ गया 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब 2 मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में, तो हो जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और हाँ यही तो इक्वेशन आ गई, और क्या करना है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम डिराइव कर लेते हैं तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को इंटीग्रेशन मेथड से। तो ये प्रैक्टिस कर लेना होगा 2-3 बार। ऐसे तो एग्जाम में लिखा हुआ रहता है कि तुम्हें कौन से मेथड से करना है, इंटीग्रेशन मेथड से करना है या ग्राफिकल मेथड से करना है, बट ऐसा कुछ लिखा रहेगा जैसे भी करना है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा नहीं लिखा जाता है कि तुम ग्राफिकल मेथड से करो या इंटीग्रेशन मेथड से करो। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो जो मेथड तुम्हें पता है उस मेथड से कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर एग्जामिनर चाहते हैं कि तुम ग्राफ मेथड से करो तो उसमें लिखा रहेगा ग्राफ मेथड से करो, अगर चाहते हैं कि इंटीग्रेशन मेथड से करो तो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन मेथड से करो, ऐसा लिखा रहेगा। तो इन इक्वेशंस की प्रैक्टिस कर लो, और जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा उसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, एग्जाम्पल क्वेश्चंस, कि इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे यूज किया जाए। ऐसे तो क्लास 9 में तुमने यूज किया ही होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन तो क्लास 9 में भी थे। तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि तुम 9 क्लास की बुक उठा लो या 11 क्लास की बुक भी देख लो, उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो अगर आई थिंक 8 to 10 क्वेश्चन अगर करोगे तो सफिशिएंट होगा इन इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना ग्रेविटी के अंडर में जब मोशन होता है, ऑब्जेक्ट्स को ऊपर की तरफ फेंकते हैं वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, वो ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे यूज करना है वो थोड़ा सा ध्यान से करने की बात है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बट फिर भी तुम्हें भी चुपचाप नहीं बैठना है, तुम्हें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक।